ठीक है। तो अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा वो नॉर्मलता की परिभाषा तक पढ़ चुके थे। अब हम नॉर्मलता के आगे नॉर्मलता को किस तरह से निकालेंगे और यह मोलरता के साथ क्या संबंध रखती है। नॉर्मलता में हमें विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने होते हैं। तो हम विलेय के मोल निकालना तो जानते हैं, सामान्यतः विलेय के मोल निकालने के लिए भार बटे अणुभार करते थे, लेकिन जब हमें विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालना होता है तो उसके लिए हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता होती है। ठीक है। और तुल्यांकी भार की सहायता से हम ग्राम तुल्यांक निकालते हैं। ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। मोल निकालने के लिए विलेय का भार बटे अणुभार था, लेकिन यहाँ पर तुल्यांकी भार है। तो ये एक नई चीज आ गई यहाँ पर, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि जो विलेय है वो अम्ल है कि क्षार है। अम्ल है तो कितने हाइड्रोजन त्यागता है, क्षार है तो कितने OH आयन त्यागता है, कोई आयनिक पदार्थ है तो उसमें कितना आवेश है। इन तीन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है किसी भी विलेय का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो जो नॉर्मलता है, क्योंकि नॉर्मलता में भी 1 लीटर हमने विलेन लिया है। ठीक है। तो नॉर्मलता का मान भी जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। तो विलेन की जो नॉर्मलता हुई वो विलेय का के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो गया, अब क्योंकि हमें ग्राम तुल्यांक जो हैं उनको निकालने के लिए ग्राम तुल्यांक का फार्मूला रख दिया यहाँ पे। विलेय का भार W बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को कैपिटल E से दर्शाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास एक ये फॉर्मूला तैयार हो गया। n यहाँ पर नॉर्मलता है, हमने ग्राम तुल्यांक की जगह W/E रख दिया इंटू V अगर ml में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस आधार पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया n = W/E इंटू V 1000। अब देखते हैं कि तुल्यांकी भार यानी कि E उसको किस तरह निकालते हैं। तो जिस विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है हम सबसे पहले उसका अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार निकालकर अगर वह अम्ल है तो उसकी क्षारकता से भाग देंगे, अगर वह क्षार है तो उसकी अम्लता से भाग देंगे, अगर वह कोई आयनिक यौगिक है तो उसके अधिकतम आवेश से उसको भाग देंगे। इस तरह से हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो अम्ल के केस में अम्ल का जो तुल्यांकी भार है उसके केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार E बराबर अणुभार बटे क्षारकता। क्षारकता क्या होती है, किसी अम्ल की जो क्षारकता होती है वो उस अम्ल में उपस्थित अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या होती है। अम्लीय हाइड्रोजन कहिए या सक्रिय हाइड्रोजन कहिए, यानी कि किसी अम्ल के पास जितने H+ त्यागने की क्षमता होती है वही उसकी क्षारकता है। ठीक है। मैंने यहाँ टेबल से एक टेबल बनाकर आपको क्षारकता और तुल्यांकी भार कुछ अम्लों की निकालना बताए हैं, आपको उसको देखने में आसानी रहेगी। अब देखिए ये नोट पढ़िए। वे हाइड्रोजन जो ऋण विद्युतीय तत्व जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं अम्लीय अथवा सक्रिय हाइड्रोजन कहलाते हैं। अगर कोई भी हाइड्रोजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि से जुड़ा हुआ है तो वह आपका क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर कुछ अम्लों को उनकी संरचना सूत्र, अणुभार, क्षारकता और तुल्यांकी भार के साथ टेबल में दर्शाया है।
ठीक है, तो उन्हें हम पहले देखेंगे। टेबल को थोड़ा मैं आपकी स्क्रीन पे और बड़े तरीके से टेबल को कर देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। ये आपकी टेबल आ गई। पहला जो अम्ल है वो HCl है, दूसरा अम्ल है HNO3, तीसरा अम्ल है H2SO4, चौथा अम्ल है एसिटिक अम्ल। ये सभी चिरपरिचित अम्ल हैं, इन सबको हम जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये उन अम्लों की संरचना है यहाँ पर। ठीक है, संरचना भी हमें पता होनी चाहिए। ये सभी अम्लों के अणुभार हैं। HCl का 36.5, HNO3 का 63, H2SO4 का 98, एसिटिक अम्ल का 60। इस तरह से हमारे पास ये अम्ल हो गए। सभी अम्ल, यहाँ पर जितने भी अम्ल हैं उनमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन उपस्थित हैं, और HCl की क्षारकता 1 है क्योंकि यह एक ही हाइड्रोजन त्यागता है। HNO3 की भी क्षारकता 1 है क्योंकि ये भी एक ही हाइड्रोजन त्यागता है। H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन हैं और ये दोनों ही हाइड्रोजन त्यागता है, इसलिए H2SO4 अम्ल की क्षारकता कितनी हो गई? 2। और एसिटिक अम्ल के पास हाइड्रोजन तो 4 हैं, लेकिन ये जो 3 हाइड्रोजन है वो किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 3 हाइड्रोजन अम्लीय या सक्रिय नहीं होंगे। केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन ही सक्रिय या अम्लीय की अंतर्गत आएगा, इसलिए एसिटिक अम्ल की भी क्षारकता होगी 1। अब सबकी जब हमें क्षारकता पता चल गई, सबके अणुभार पता चल गए, तो अणुभार बटे क्षारकता तो लैंकी भार निकल आएगा। तो 36/1 36.5 हो गई तो लैंकी भार, 63/1 63 हो गया तो लैंकी भार, 60/1 60 हो गया तो लैंकी भार। इसका आशय हम ये कह सकते हैं कि वे सभी अम्ल जो जिनकी क्षारकता 1 है उनका अणुभार ही उनका तुल्यांकी भार होता है। देख लीजिए, अणुभार 36.5 तुल्यांकी भार 37.5, अणुभार 63 तुल्यांकी भार 63, अणुभार 60 तुल्यांकी भार 60। तो वे सारे अम्ल जिनके जिनके क्षारकता 1 है उनके तुल्यांकी भार उनके अणुभार के समान होते हैं। लेकिन H2SO4 जिसका अणुभार 98 है लेकिन क्षारकता 2 होने के कारण इसका तुल्यांकी भार 49 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी अम्ल की तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब कुछ और अम्ल हैं जो भी महत्वपूर्ण है, उनमें से पहला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को H2C2O4 इंटू 2H2O, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और फॉस्फोरस एसिड H3PO3। अब इन अम्लों की संरचनाएं भी हमें यहाँ दी गई हैं। हम संरचना से स्पष्ट देख सकते हैं कि कहाँ हाइड्रोजन अधिक विद्युतणीय तत्व से जुड़े हुए हैं। जल के हाइड्रोजनों को हम अम्लीय नहीं मानते हैं, हम केवल कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित दोनों हाइड्रोजन को अम्लीय हाइड्रोजन मानेंगे, इसलिए इसकी अम्लता हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी 2। फॉस्फोरिक एसिड में जो है आपका हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी क्षारकता हो गई। लेकिन जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है वहाँ केवल 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्षारकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2। तो ये H3PO4 में देखो दोनों जगह हाइड्रोजन 3 ही हैं, लेकिन PO4 में क्षारकता 3 है और PO3 में क्षारकता 2 है। ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल में गलतियाँ होने की भरपूर गुंजाइश रहेगी फॉस्फोरिक और फॉस्फोरस अम्ल में। ठीक है, अब इनके तुल्यांकी भार देख लेते हैं। तो इसका अणुभार पूरा 126 था, 26/2 तो 63 हो जाएगा, 98/3 तो 32.66 हो गया, 82/2 तो 41 हो गया। इस तरह से हम किसी भी अम्ल की क्षारकता को आसानी से निकाल सकते हैं। अम्लों की क्षारकता को निकालना, अम्ल के अणुभार अम्लों की तुल्यांकी भार की गणना करने के लिए
हमें अम्ल के अणुभार और उसके क्षारकता की आवश्यकता होती है। तो अणुभार और क्षारकता की सहायता से हम किसी भी अम्ल के तुल्यांकी भार को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्षार का तुल्यांकी भार। तो क्षार के तुल्यांकी भार का जो सूत्र है वो हो गया क्षार का तुल्यांकी भार बटे क्षार का अणुभार, और यहाँ पर क्षार की अम्लता से भाग देंगे। ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल रहे थे तो क्षारकता से भाग देते थे। अब जब क्षार का तुल्यांकी भार निकाला जा रहा है तो हम उसे किससे भाग देंगे? अम्लता से भाग देंगे। अब अम्लता क्या है? जिस प्रकार क्षारकता H+ आयनों की संख्या है, उसी प्रकार क्षार की अम्लता किसी क्षार द्वारा त्यागे गए OH- आयनों की संख्या होती है। ठीक है, किसी क्षार की अम्लता उसके द्वारा त्यागे गए OH- आयनों की संख्या होती है। कुछ क्षारों के तुल्यांकी भार सारणी में प्रदर्शित हैं। अब हमें इस सारणी के आधार पर इन सभी क्षारों की क्षारकता, अम्लता और अणुभार के आधार पर तुल्यांकी भार को देखेंगे कैसे निकाला गया है। तो जो NaOH होता है यानी कि कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH का अणुभार 40, एक ही OH आयन है तो अम्लता भी एक होगी, 40/1, 40 तुल्यांकी भार। 56, फिर एक OH, 56 का 56 ही रह जाएगा तुल्यांकी भार। जहाँ पर अम्लता या क्षारकता एक होती है उसका अणुभार और तुल्यांकी भार एक जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर 2 हैं OH, यहाँ भी 2 OH हैं, यहाँ 3 OH हैं। अब इनकी क्षारकता, अम्लताएं एक से अधिक हैं, 2, 2, 3। इस आधार पर यहाँ पर तुल्यांकी भार बदल जाएंगे। 58/2, 74/2, 78/3, और ये इनकी तुल्यांकी भार है। तो सारणी में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्षार, उनके अणुभार, ये सारे क्षार हैं, ये उनके अणुभार हैं, ये उनकी अम्लता है, ये उनके तुल्यांकी भार का सूत्र, और ये सभी उनके तुल्यांकी भार हैं। इस तरह से आप अम्ल और क्षार के तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार जब पता चल जाएंगे तो तुल्यांकी भार को हम की सहायता से और विलेय के भार की सहायता से ग्राम तुल्यांक निकाल लेते हैं, और जैसे ही ग्राम तुल्यांक पता हो गए तो हमको नॉर्मलता पता चल जाएगी। अब आप आसानी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इस पेज में जो भी था मैं आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब देखते हैं दूसरा। कुछ सॉल्ट, लवण का तुल्यांकी भार निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो सॉल्ट का तुल्यांकी भार है वो सॉल्ट के अणुभार यानी कि लवण का अणुभार धनायन की संख्या गुणे धनायन पर आवेश। धनायन की जितनी भी संख्या हो हम उसमें उसके आवेश से क्या करते हैं, गुणा करके भाग देते हैं। इस तरह से आपके धनायन या ऋणायन जो भी उपस्थित होंगे सॉल्ट में, उनकी भी तुल्यांकी भार निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जो धनायन होते हैं वो क्षारीय मूलक कहलाते हैं, जो ऋणायन होते हैं वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अम्लीय मूलक और कुछ क्षारीय मूलक जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं। कार्बोनेट, CO3 - सल्फाइड, SO3 - सल्फाइड, S के ऊपर -2, एसीटेट CH3CO-, यहाँ पर जो H है वो H नहीं होगा एसीटेट में। ठीक है, नाइट्रेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से ये आपके अम्लीय मूलक थे। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्षारीय मूलक हो गए। अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका
प्रश्न है, इसको घर पे आप हल करने की प्रयास करिएगा। ये प्रश्न ये रहा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, सभी की आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करने हैं। थोड़ा सा हिंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, आप इस तरह से वियोजित कर लेंगे, धनायन निकाल लेंगे, धनायन पर आवेश और उनकी संख्या आपको पता चल जाएगी। और अणुभार निकालने के लिए, वो तुल्यांकी भार निकालने के लिए धनायनों की संख्या और धनायन पर आवेश से आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी आपकी नॉर्मलता, सबसे इम्पोर्टेंट सांद्रता की इकाई है एक तरह से देखा जाए तो। नॉर्मलता में क्योंकि आपको ग्राम तुल्यांक निकालने होते हैं, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए भी कई चीज़ों का पता होना जरूरी होता है, इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सांद्रता की इकाई हो जाती है नॉर्मलता, ठीक है। अब जो नॉर्मलता की इकाई मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है मोललता। मोललता में को स्मॉल m द्वारा दर्शाते हैं, इंग्लिश में से मोलैलिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र ऐसी सांद्रता की इकाई है, सांद्रता की एकमात्र ऐसी इकाई है जिसको हम विलायक के सापेक्ष निकालते हैं। किसके सापेक्ष निकालते हैं? विलायक के सापेक्ष निकालते हैं। और विलायक का जो भार होता है उसे हम किलोग्राम में रखते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस पदार्थ की या उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम या मोलल होता है, ठीक है। विलेय के मोल निकालना हम लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन में किसी भी रूप से दिया गया हो, भार दिया गया हो, डायरेक्ट मोल दे दिया गया हो, हम उसको यूज कर लेंगे। और विलेय का भार जो रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा। अगर भार विलेय का ग्राम में है तो हम 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरह से मोललता निकालते हैं। स्मॉल w विलेय का भार है, m डैश विलेय का अणुभार है, कैपिटल W विलायक का भार है, वो भी ग्राम में, तब जाकर हमने ऊपर 1000 रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी भार ग्राम में है तो उसे किलोग्राम में जरूर बदल लें और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के टर्म में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग विलयन की मोललता ज्ञात कर सकते हैं। मोलल विलयन क्या होगा? यदि किसी विलयन की मोललता 1 होती है तो वह विलयन कैसा कहलाता है? मोलल विलयन कहलाता है। किसी विलयन की मोलरता अगर मोलरता कैपिटल M मोलरता 1 हो तो उसको हम मोलर विलयन कहते हैं। यहाँ मोलल कहा जाएगा। अगर मोललता 1 है तो मोलल और मोलरता 1 है तो मोलर विलयन कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी, इसको आप पढ़िए या ना पढ़िए, ये फॉर्मेलिटी ही है, लिखा हुआ है। ये आपका जो फॉर्मेलिटी जो टर्म है उसे हम लोग किसी पदार्थ के सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। पढ़ लेते इसमें क्या है। किसी निश्चित ताप पर, ताप निश्चित रहना चाहिए, 1 लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के, 1 लीटर विलयन, यहाँ भी विलयन की जो मात्रा है वो लीटर में ही है और उसकी 1 लीटर क्वांटिटी है। 1 लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनके जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है उस विलयन की उस ताप पर फॉर्मूलता कहलाती है। तो गणितीय रूप इसका क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में रहेगा। इस तरह से हम आपके फॉर्मूलता निकाल लेंगे, ठीक है। W अपॉन डबल डैश इंटू V, ये आपका गणितीय रूप है, जहाँ W विलेय की ग्राम में मात्रा,
एम डबल डैश विलय का सूत्र द्रव्यमान और वी जो है विलयन का आयतन है ml में, इसीलिए ऑसिलेटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया गया है। ठीक, फॉर्मूलता का मान तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ भी उसके सूत्र में आयतन उपस्थित है। जहाँ भी आयतन होगा वहाँ हर जगह आपका तापमान पर निर्भरता रहेगी। एक और जो इकाई है सांद्रता की, उसका नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित किसी भी घटक के लिए निकाला जा सकता है। ठीक है, विलयन में विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है विलयन। तो किसी भी विलयन में विलेय की मोल प्रभाज की संख्या विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग विलायक के लिए भी करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है, हम सबसे पहले उसके मोल और उस विलयन में जितने भी घटक हैं सभी के मोलों का योग कर लेते हैं और दोनों के अनुपात को निकाल लेते हैं, वही उनका मोल प्रभाज होता है। तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो क्या है, विलेय है, तो उस आधार पर विलेय का जो मोल प्रभाज हो जाएगा उसे हम कहेंगे XA, और XA मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो Na ऊपर रखें, Na मतलब विलेय के मोल बटे कुल मोल। तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों Na + Nb, इस तरह से हमारा ये मोल प्रभाज निकल आएगा। अगर हमें विलायक का निकालना है तो XB, जिसका निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखना है। XB था तो NB को ऊपर रख के बटे टोटल मोल नीचे रख दिए, Na/NB। ठीक है, तो जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना होता है उस घटक के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों के योग का जो अनुपात होता है वो मोल प्रभाज कहलाता है। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है। अगर हम मानते हैं कि दो ही घटक हैं, विलेय और विलायक, तो विलेय का मोल प्रभाज यानी कि XA और विलायक का मोल प्रभाज यानी कि XB आप करिएगा, दोनों का योग एक के बराबर होगा। ठीक है, ये पूरा नोट्स है आपके पास, आप इसको बाकायदा देख सकते हैं। चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, हर एक चीज़ इसमें व्यवस्थित तरीके से लिखी हुई है। आप चाहे तो इसे फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं, और चाहे ना क्या है, हमें इसे नोट ही करना है क्योंकि इसे दोबारा पढ़ाने का समय स्कूल में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं इन सभी सांद्रताओं की इकाइयों से जुड़े अंक प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करूँगा।